कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोग कल ये रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ, रेडियस एंड जो नियरेस्ट डिस्टेंस था वो सब हम लोग पढ़ लिए थे, है ना, सारा सेल के बारे में। तो हम लोग जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं जो कल पढ़े थे। जो एज लेंथ होगा, ठीक है, एज लेंथ को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? ए से, है ना। एज लेंथ को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? ए से। एटॉमिक रेडियस को हम लोग आर से डिनोट कर रहे थे, है ना। और नेबरिंग डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट कर रहे थे। तो यही ये सब हम लोग क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे आगे के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल यूनिट सेल जो होता है, जिसको हम लोग प्रिमिटिव टाइप भी बोलते थे, तो इसका क्या आ जा रहा था? ए इजकल टू क्या आ जा रहा था रिलेशन? ए इजकल टू 2r आ जा रहा था, है ना। तो यहाँ से हम लोग r का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/2, है ना। ये आ जा रहा था, क्योंकि ये दोनों आज काम आने वाला है, इसीलिए याद रखिएगा आज इसको, ठीक है। a का वैल्यू क्या होगा और r का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग यूनिट सेल में। फिर उसके बाद फेस सेंटर्ड के लिए क्या था? फेस सेंटर्ड के लिए हम लोग कैसे फाइंड करते थे आर का वैल्यू? यहाँ पे एज लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाता था? ए इक्वल टू 4r होता था। यहाँ पे एज लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हम लोग मेनली क्या करते थे, 4r इज इक्वल टू क्या होता था? √2a होता था। और यहाँ से हम लोग क्या करते थे, r का वैल्यू फाइंड कर लेते थे, तो क्या हो जाएगा? √2/4a हो जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते थे तो क्या आ जाता था? फाइनली हम लोग का आ जाता था r का वैल्यू a/2√2,
ये अनामिका, ये आपको समझ में आ रहा है ये क्या बता रहे हैं? आज फर्स्ट दिन आए हैं। इसके बाद हम लोग बॉडी सेंटर देखते हैं, है ना। बॉडी सेंटर के लिए आर का वैल्यू क्या आ जा रहा था? आर इक्वल टू √3/4 ए आ जा रहा था, ठीक है। और यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4r/√3। ठीक है, ये सारा कन्वर्जन जो है याद रखिएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये दोनों यूज होने वाला है वहां पे, आर का वैल्यू और ए का वैल्यू। ठीक है, हम लोग डेंसिटी भी कल देख चुके थे। डेंसिटी हम लोग कोई भी यूनिट सेल का या क्रिस्टल का, हम लोग डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो डेंसिटी कैसे फाइंड कर रहे थे? तो मास ऑफ यूनिट सेल का मास कितना है उसको डिवाइड कर देते थे हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल। तो हम लोग को क्या मिल जाता था? डेंसिटी ऑफ दैट यूनिट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, समराइज करके लिख दिया गया है। ठीक है, समराइज करके यहाँ पे लिख दिया गया है कि अगर मान लीजिए हम लोग का यूनिट सेल क्या होगा, सिंपल वाला होगा, तो उसका डेंसिटी क्या होगा? जनरली ये डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जा रहा था? Z/m डिवाइडेड बाई Na मल्टीप्लाई AQ। ठीक है, यहाँ पे Na क्या था? ये Na क्या है पता है? Na क्या है? एवोगाड्रोज नंबर है ना। तो एवोगाड्रोज नंबर का यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, तो एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, हम लोग ये यूज करते हैं एवोगाड्रोज नंबर का। और यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स। जेड का वैल्यू क्या होता है? उस यूनिट सेल में कितना एटम्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे एम क्या है? एम क्या होता था? एम होता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, जो भी एटम है उसका मास कितना होगा हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे। कितना एटम्स है यहाँ प्लेस करेंगे, और उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, और यहाँ पे Na का वैल्यू जितना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जा रहा था डेंसिटी। अब हम लोग को पढ़ना है पैकिंग एफिशिएंसी। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम लोग को मान लीजिए घर है ना। उस घर में हम लोग को क्या करना है? सामान रखना है मेनली। हम लोग किस तरह से उस घर में सामान रखे कि सो डैट उस घर का मैक्सिमम स्पेस यूज हो सके, है ना। मान लीजिए घर में कितना परसेंट स्पेस है? 100% स्पेस है। क्या हम लोग सामान रखेंगे, क्या वो 100% स्पेस यूज हो सकता है क्या? क्या पूरा का पूरा स्पेस हम लोग यूज कर सकते हैं क्या सामान रख रख के? बताइए। है ना, पूरा स्पेस का यूज नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ स्पेस ऐसा बच जाता है जहाँ पे क्या होता है, सामान रखा ही नहीं सकता है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब कि मैक्सिमम हम लोग किस तरह से अरेंज करें कि मैक्सिमम स्पेस का यूज कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम लोग अलग अलग यूनिट सेल देखेंगे, और सभी का अलग अलग देखेंगे कैसे हम लोग उसमें एटम्स को प्लेस करेंगे कि सो डैट उसमें मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज हो। अगर सिंपल वाला में हम लोग देखते हैं तो सिंपल वाला में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होता है?
सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, तो उसका हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कितना है ना। तो हम लोग अलग अलग यूनिट सेल का हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग फाइंड करेंगे। तो मेनली पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग वो देख लेते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पीई, ठीक है। कहीं पे आपको पैकिंग फ्रैक्शन लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे आपको पैकिंग एफिशिएंसी लिखा हुआ रहता है, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम ही चीज है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होता है कि उसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब पैकिंग एफिशिएंसी होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई हुआ रहता है, बस इतना सा अंतर है। तो कहीं भी आपको पैकिंग फ्रैक्शन पूछे, कहीं पे आपको पैकिंग एफिशिएंसी पूछे, दोनों क्या है, सेम चीज है, ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो इसीलिए हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, पीई, ठीक है, पीई लिखेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यही एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को हम लोग हर जगह यूज करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का यूनिट सेल क्यों ना हो। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा जब एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। उस यूनिट सेल में कितना, जितना भी एटम्स रहेगा वह कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, हम लोग को क्या मिल जाएगा, उस यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी। बताइए क्या ये फॉर्मूला पता चला, मेन फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला पता चल गया, हाँ, तो उस पे हम लोग को क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बताए थे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। तो ये हम लोग का आ गया फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का, ठीक है। अब हम लोग एटम्स का जो है वो मतलब कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स है, उस यूनिट सेल का कितना ऑक्यूपाई कर रहा है हम लोग वो पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, वो फाइंड करेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो ये हम लोग कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अब एटम्स जो हम लोग जानते हैं, एटम्स किस शेप का होता है, एटम्स स्फेयर शेप, स्फेयर शेप का होता है। तो स्फेयर का हम लोग का वॉल्यूम तो पता होगा, है ना। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पता है, 4/3 pi r 4/3 pi r क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हो गया एक एटम्स का फॉर्मूला, एक एटम्स का वॉल्यूम, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि अब जिस, मान लीजिए कि हम लोग का क्या है, सिंपल यूनिट सेल है, उसमें कितना एटम्स होगा, 1 एटम्स होगा, है ना। तो हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, ठीक है। तो हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला,
जो भी हम लोग का स्फेयर का वॉल्यूम आएगा, मतलब एटम्स का वॉल्यूम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जेड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जेड पता चल रहा है क्या आप लोग को? जेड क्या है ये? Yes, sir. Number of atoms. ये बाकी जो है जेबा आने में का जी है, आप लोग को पता चल रहा है ये? बताइए। Number of atom. हाँ ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो एक एटम्स का वॉल्यूम होता है उसको हम लोग जेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन दैट यूनिट सेल। ठीक है, उस यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। अब हम लोग का यूनिट सेल बताए थे कि हम लोग जो अभी यूनिट सेल पढ़ेंगे वो किस शेप का होगा। अभी जो हम लोग यूनिट सेल पढ़ेंगे वो किस शेप का होगा, क्यूबिक यूनिट सेल होगा ना। और हम लोग इस क्यूब का भी हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्यूब का वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होता है बताइए। A cube. ए क्यूब होता है ना। तो अब हम लोग को क्या हो गया, क्या क्या मिल गया हम लोग को, एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो भी मिल गया, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है वो भी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, हम लोग सभी यूनिट सेल का हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, या जिसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, उसका हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया, जनरलाइज फार्मूला। तो क्या हो जाता है जनरलाइज फार्मूला, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ठीक है, ये जनरलाइज फार्मूला आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, जेड का वैल्यू पुट करते जाना है और आर का वैल्यू पुट करते जाना है, उसके बाद हम लोग को उसका रिजल्ट मिलते जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिंपल यूनिट सेल के बारे में, सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बताइए आर का वैल्यू क्या आ रहा था सिंपल यूनिट सेल में, आर का वैल्यू क्या आ रहा था, A/2. a/2 हुआ करता था, और जेड का वैल्यू कितना होता था, 1, है ना, जेड का वैल्यू 1 होता था। तो यहाँ पे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ई लिख देते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। तो यूनिट सेल के लिए जेड का वैल्यू कितना हो गया, 1, 4/3 पाई तो रहेगा ही, आर का वैल्यू कितना हो जा रहा था, a/2, a/2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे a/2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ये तो हम लोग करते ही थे, है ना। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जा रहा है देखिए, 4/3 पाई a/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, 4/3 पाई ए क्यूब बाई 8 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये 4 से क्या हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में।
तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई/6 आ जा रहा है लास्टली, है ना। लास्ट में सभी कैंसिल हो गए, कितना बच जा रहा है, पाई/6। पाई/6 बच रहा है। अब पाई/6 है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 52%। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ये परसेंटेज में आएगा, 52% के आसपास आएगा, अप्रोक्स वैल्यू है ये। तो वैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में, ये 50 टाइम्स में। ठीक है, अब 50 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद अप्रोक्स वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 52% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग सिंपल यूनिट सेल के तरह, है ना, एटम्स को हम लोग कैसे प्लेस करेंगे, सिंपल यूनिट सेल के तरह, मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्लेस करेंगे, तो हम लोग उस यूनिट सेल का कितना स्पेस यूज कर पाएंगे, ओनली 52%, है ना। कितना स्पेस हम लोग यूज कर पाएंगे, ओनली 52% स्पेस यूज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन पहले निकाला गया, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया, 0.52। पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आ जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाता है। तो सिंपल यूनिट सेल में अगर हम लोग एटम्स को कहाँ प्लेस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्लेस करते हैं, तो उस यूनिट सेल का ओनली 52% ही स्पेस यूज कर हो पा रहा है। तो स्पेस खाली कितना बच जा रहा है, 48%। दोनों याद रखिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मतलब है कि क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि इतना स्पेस क्या हो रहा है, एटम्स ऑक्यूपाई कर रहा है 52%, या बोल देगा कि 48% क्या है, इम्पिटी स्पेस है, खाली स्पेस है। तो ये सारा रिजल्ट याद रखिएगा। तो सिंपल यूनिट सेल में मैक्सिमम इफिशियंसी कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, 52%, है ना। 52% स्पेस ऑक्यूपाई है, तो ब्लैंक ये इम्पिटी स्पेस कितना है, 48%। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों में क्वेश्चन में जो है, दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है ना। इम्पिटी स्पेस दे दिया 48%, हम लोग को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि वो किस सेल के बात, किस यूनिट सेल का बात कर रहा है, सिंपल यूनिट सेल का बात कर रहा है या प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल का बात कर रहा है। बताइए, पैकिंग एफिशिएंसी यूनिट सिंपल यूनिट सेल का समझने में कोई दिक्कत है, नो सर। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, उसके लिए उसका नाम क्या है, बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल कहने का मतलब क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जो हम लोग रेडियस का रिलेशन निकाल रहे थे इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, याद है कितना होता था, √3/4 है। हाँ, तो आर का वैल्यू कितना हो जा रहा था, रेडियस का वैल्यू √3/4 a,
और जेड का वैल्यू कितना होता था, मतलब कि बीसीसी सेल में, बीसीसी यूनिट सेल में टोटल आइटम्स कितना होता था, 2 होता है ना। तो हम लोग का आर का भी वैल्यू पता है और जेड का भी वैल्यू पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जेड के प्लेस पे 2 रखेंगे और आर के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, √3/4 ए का क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब, तो है ही यहाँ भी। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, 2 × 4/3 पाई इंटू √3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू बताइए। अगर √3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, नहीं, 3 है ना। तो कितना आ जाएगा, 3 √3 आ जाता है अगर √3 का क्यूब करेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब डिनोमिनेटर में है, ए क्यूब न्यूमरेटर में है, तो ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 से भी ये 3 कैंसिल हो जा रहा है ना। और यहाँ पे 4 था ना इसके नीचे, 4 कहाँ चले गया, 4 भी तो यहाँ आएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। 64 हाँ, अब ये बताइए दोनों मिलके कितना बन गया, 8 बन गया। ये दोनों क्या होगा, ये 64 को कैंसिल कर देगा 8 टाइम्स में। क्या पता चल रहा है ये। यस सर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बच रहा है, √3/8 पाई भी बच रहा है अभी, है ना, ये बच रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो कितना आ रहा था, √3/8, पाई का वैल्यू कितना होता है हम लोग मान रहे हैं 3.14 हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 4 से कैंसिल कीजिए तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और इस सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद और 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 68% आ जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट आएगा, 68% आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जब क्या करते हैं एटम्स को, एक तो हम लोग एटम्स कहाँ प्लेस करेंगे, कॉर्नर पे प्लेस करेंगे, जितना भी कॉर्नर होगा यूनिट सेल का वहां, और बॉडी सेंटर पे प्लेस करते हैं तो भी सिर्फ और सिर्फ कितना स्पेस का यूज कर पा रहे हैं, ओनली 68%, है ना। अभी भी कितना स्पेस लेफ्ट बच जा रहा है जिसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, 32% स्पेस अभी भी क्या हो जा रहा है, एम्प्टी स्पेस बच जा रहा है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितना होता है, 68%। अगर हम लोग एटम्स को बीसीसी के तरह भी हम लोग क्या करते हैं, एटम्स को प्लेस करते हैं तो भी हम लोग 68% ही स्पेस का यूज कर पा रहे हैं, 32% अभी भी क्या है, खाली ही बच जाता है। ठीक है, यहाँ से दोनों याद रखिएगा, ब्लैंक स्पेस कितना बच जा रहा है, एम्प्टी स्पेस, और कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो पा रहा है, दोनों याद रखिएगा, है ना, तभी यहाँ से क्वेश्चन बन पाएगा।
इसके बाद जो है FCC है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं इसको। तो इसमें R का वैल्यू क्या होता था, याद है, R का वैल्यू? √2/4a। यहाँ पे R का वैल्यू हो जाता था √2/4a, और Z का वैल्यू कितना होता था, है ना, Z का वैल्यू 4 होता है FCC क्रिस्टल में। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो वो फॉर्मूला था जहाँ पे Z था वहां पे हम लोग 4 प्लेस करेंगे, और R की जगह क्या प्लेस करेंगे, √2/4a। ठीक है, इसको प्लेस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 4, ठीक है, 4 × 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई √2/4 इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 4/3 पाई मल्टीप्लाई √2 को हम लोग √2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 इंटू a क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 × 4 = 16, है ना, और 16 × 2 = कितना हो गया, 64। तो ये सभी मिलके क्या बन गया, 64। 64 से 64 कैंसिल हो गया, है ना, 64 से 64 कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, तो क्या क्या बच जा रहा है, यहाँ से बच जा रहा है √2π/3 इंटू 100। ठीक है, ये बच जा रहा है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जा रहा है, वो कैंसिल गलत हो गया था क्या, कैंसिल गलत हो गया क्या, यहाँ पे क्या था, 4 × 4/3 π/r³ √2/4 a³ डिवाइडेड बाई a³। a³ से a³ कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 4/3 इंटू √2 2√2/64।
सही है। तो इसको यहाँ डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है इसको। √2/6 है ना, √2/6 आ रहा है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 74%, है ना। तो 74% आ जाता है किसका, FCC क्रिस्टल का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका है, कौन से क्रिस्टल का आ जाएगा, FCC क्रिस्टल का, है ना। सबसे ज्यादा कितना परसेंट होता है, 74% होता है ना। और इसमें एम्प्टी स्पेस कितना बच जा रहा है, 26%, है ना। कितना एम्प्टी स्पेस बच रहा है, 26%। तो अभी हम लोग 3 यूनिट सेल पर है ना। 3 यूनिट सेल पर हैं। तीनों में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका है बताइए। FCC FCC है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लोग एटम्स को कैसे प्लेस करेंगे, सभी से सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जितना भी हम लोग का साइड है, जितना भी फेस है, सभी फेस के सेंटर पे भी अगर एटम्स प्लेस करते हैं तो 74% हम लोग क्या कर सकते हैं, उस यूनिट सेल का स्पेस यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कितना स्पेस खाली रह जा रहा है, 26% स्पेस खाली रह जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग 100% स्पेस का यूज कर ही नहीं सकते हैं, है ना। किसी भी तरह अरेंज करें आइटम्स को, 100% स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं खाली स्पेस बच ही जाता है। तो ये याद रखिएगा। बताइए SC के लिए कितना था पैकिंग एफिशिएंसी, याद है। SC के लिए बताइए। 52%. 52%। BCC के लिए 68%. 68%। और अभी हम लोग पढ़े हैं FCC है, इसका कितना हो गया, 74%, है ना। अगर हम लोग इसका एम्प्टी स्पेस के बारे में बात कर रहे थे, इसका कितना आ गया था, 48% सिंपल यूनिट सेल का। BCC का कितना एम्प्टी स्पेस आ गया था, 32%. 32% इसका एम्प्टी स्पेस। और FCC का 26%, 26%. है ना। ये याद रखिएगा। ये तो हो गया हम लोग जो भी एटम्स था, मतलब जो भी यूनिट सेल था, ये 2D वाला है या 3D वाला है बताइए। अभी हम लोग जो पैकिंग एफिशिएंसी पढ़े हैं, ये सारा यूनिट सेल 2D वाला है या 3D वाला है। 3D वाला है ना। 3D वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग का क्या क्या मिलता था, लेंथ मिलता है ना, ब्रेथ मिलता है, हाइट, तीनों था इसमें। क्या अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी का बात करेंगे 2 डायमेंशनल में, मतलब फिगर कैसा होगा, 2D हम लोग का। 2D मीन्स क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, हाइट नहीं होगा जिस फिगर में, उसको हम लोग 2D फिगर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन होगा। ठीक है। तो 2D जो फिगर है ना, इसका 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है ना। एक होता है स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग, दूसरा क्या होगा आपका, हेक्सागोनल, है ना। 2 तरह का अरेंजमेंट हम लोग को दिखता है एटम्स में 2D में। एक कैसा दिखेगा, स्क्वायर शेप में दिखेगा, दूसरा कैसा दिखेगा, हेक्सागोनल शेप में दिखेगा, है ना। 2D में यही पॉसिबल है। और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है 2D में, सोचिए, है ना। मेनली यही पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग में।
ठीक है, स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग कैसे होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, देखिए ये जितना भी बना रहे हैं सारा क्या एटम्स है ना, ये सारा एटम्स है। तो ये इसमें ये मान लीजिए सभी क्या एटम्स है। अगर सभी एटम्स का जो सेंटर है उसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो हम लोग को जो शेप मिलता है वो कौन सा शेप मिलता है बताइए, स्क्वायर शेप मिल रहा है ना। जैसे ये दोनों, यही क्या हो रहा है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, यही शेप है ना, यही शेप क्या हो रहा है, ये वाला शेप बार बार रिपीट हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, है ना। जैसे हम लोग का बॉडी में क्या होता है, हम लोग के बॉडी में सेल ही क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होके क्या होता है, हम लोग का ऑर्गन बना देता है ना। ऑर्गन से फिर हम लोग का ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, फिर ह्यूमन बॉडी बन जाता है। सेम यहाँ भी ये जो 2D में जो अरेंजमेंट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फिगर जो बार बार रिपीट हो रहा है वो किस शेप का है ना, वो स्क्वायर शेप का है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आर और ए में हम लोग रिलेशन पहले फाइंड करेंगे, देन उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। अब बताइए यहाँ पे ए, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते थे, ए बोलते थे, Yes. है ना, एजेज लेंथ को ए बोलते थे। अब बताइए ए इक्वल टू कितना आर हो जाएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू कितना आर हो जाएगा, कितना रेडियस आ रहा है ए में, So 2R. ए इक्वल टू 2R हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू A/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ये तो समझ लिए कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज यहाँ समझना है, तो ये हम लोग का क्या है, ये यूनिट सेल है। ठीक है, ये यूनिट सेल है। अब एक यूनिट सेल में इस एटम का कितना पार्ट आ रहा है, एक यूनिट सेल में इस एटम का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है, अब ये समझना है मेन। कितना पार्ट आ रहा है, क्या लग रहा है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखिए अगर ये एटम्स है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये पार्ट्स हो गया, एक ये पार्ट्स हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया इस एटम्स का। तो अब ये यूनिट सेल देखिए, इस यूनिट सेल में कितना पार्ट आ रहा है इस एटम्स का, एक एटम्स का So 1 part. 1/4 आ रहा है, 1/4 पार्ट्स, ये पता चल रहा है। Yes, sir. हाँ, एक एटम्स का कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1/4 पार्ट्स आ रहा है। तो अब बताइए एक यूनिट सेल में कितना एटम्स का पार्ट आ रहा है, 4 एटम्स यहाँ इन्वॉल्व है, एक एटम का आ रहा है 1/4 पार्ट्स, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया टोटल। तो एक यूनिट सेल में, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूनिट सेल में कितना एटम्स आ रहा है, 1 एटम्स आ रहा है। ठीक है, एक स्क्वायर यूनिट सेल में टोटल कितना एटम्स आ पा रहा है, 1 एटम्स। एक एटम्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओनली 1/4 पार्ट। तो एक यूनिट सेल में टोटल कितना एटम्स इन्वॉल्व है, 4। तो 1/4 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो हम लोग का इफेक्टिवली कितना एटम्स आ गया, 1 एटम्स आ गया, है ना, 1 एटम्स आ गया। एटॉमिक रेडियस कितना आ गया था, r, और इसका हम लोग, अब बताइए 2D में हम लोग क्या वॉल्यूम फाइंड करते हैं क्या, 2D फिगर में वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं क्या? No, sir. I think हाँ, इसमें हम लोग वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें एरिया में बात करेंगे। ठीक है, एरिया में बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जैसे हम लोग उसमें क्या फाइंड करते थे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, है ना, ये यूज करेंगे हम लोग। तो एरिया, टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, क्योंकि ए इजिकल टू 2r होता था ना, तो yes. एरिया क्या हो जाएगा, हाँ एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, इसीलिए हम लोग 2r का भी स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4r² हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r²। और यहाँ जेड का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग में 1 होगा, तो एरिया ऑफ 1 एटम्स कितना हो जाएगा, πr², है ना, जो सर्कल का एरिया होता है πr², वही हो जाएगा। तो हम लोग πr² को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 4πr² से। ये πr² क्या आ गया बताइए, ये πr² क्या आ गया, मेन ये समझना है यहाँ पे, ये आ गया एरिया ऑफ 1 एटम्स। 4πr² क्या आ गया, ये आ गया आपका एरिया ऑफ यूनिट सेल, है ना, एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो r² से r² कैंसिल हो गया, है ना, r² से r² कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या रिमेनिंग रह गया, π/4, है ना, π/4 रिमेनिंग रह गया। तो π/4 का मतलब कितना हो गया, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, हम लोग यूज करेंगे 3.14 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 100, है ना, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 3.14 से, 3.14 को मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 78.5%, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग करते हैं 2D में, है ना, स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग करते हैं, तो कितना परसेंट यूज हो पा रहा है एरिया का, 78.5% यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका दूसरा भी मेथड है, उस मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, अगर एरिया फाइंड करते हैं या पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं, तो भी हम लोग का कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 78.5% ही आएगा, चेंज होने वाला नहीं है ये। स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग का पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 78.5%। ठीक है, इसके बाद बताए थे कि 2D में और क्या पॉसिबल है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब ये हेक्सागोनल बनता कैसे है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। इसे देखिए बताते हैं।
ठीक है, इसमें देखिए अगर हम लोग एटम्स को कैसे अरेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला एटम्स है ना, ये एटम्स है, इस तरह से अरेंज किए हैं। ऊपर में देखिए इसमें अगर हम लोग एक के ऊपर फिर से हम लोग उसी तरह से अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, तो यहाँ से जो हम लोग का जो यूनिट सेल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, किस शेप का, स्क्वायर शेप का हम लोग का यूनिट सेल बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अरेंजमेंट में हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर क्या करते हैं, अब हम लोग एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं, ठीक है, जो इस दोनों का जो डिप्रेशन था ना उसके ऊपर हम लोग एक को रखते हैं अब, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग प्लेस करते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग ये वाला हम लोग प्लेस करेंगे, फिर इसके ऊपर बी टाइप का अरेंजमेंट प्लेस करेंगे, तो ये अरेंजमेंट कैसा हो गया, ए बी, है ना, इसी तरह से अरेंजमेंट चलता हुआ रहेगा। तो यहाँ से हम लोग जब देख रहे हैं हम लोग का यूनिट सेल कैसा मिल रहा है, किस शेप का मिल रहा है यूनिट सेल, तो यूनिट सेल हम लोग कैसे फाइंड कर, हाँ यूनिट सेल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो नियरेस्ट मतलब कि जो भी एटम्स है सभी का क्या कीजिए, जो सेंटर है उसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद जो हम लोग को क्या मिलेगा, जिस शेप का हम लोग को फिगर मिलेगा उसी शेप का क्या हो जाता है, यूनिट सेल। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, सभी का क्या कर दिया गया है, सेंटर को ज्वाइन कर दिया गया है ना, सभी के सेंटर को ज्वाइन किया गया है, ये किस शेप का आ गया, हेक्सागोनल शेप का, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इसका सेंटर, और इस सेंटर से क्या करते हैं हम लोग, सभी साइड पे क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो एक हेक्सागोन में बताइए कितना ट्रायंगल बन रहा है, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, कितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 6. हाँ 6 ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये सभी का यूज होने वाला है इसीलिए अभी पूछ रहे हैं, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जान रहे हैं कितना होता है, फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4a, है ना, 4a²। तो ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम लोग को ये तो समझ गए कि हेक्सागोन कैसे बनेगा, है ना। अब हेक्सागोन में हम लोग देखेंगे कि एक एटम से कितना पार्ट आ रहा है इस हेक्सागोन में, ठीक है, एक एटम्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस हेक्सागोन में। तो यहाँ पे देखिए ये जो एटम्स है इसको थोड़ा अच्छा से देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को क्या ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसका 3 पार्ट में से एक पार्ट क्या हो रहा है, इस हेक्सागोन के अंदर आ जा रहा है, ये वाला पार्ट सभी में देखिए ये, है ना। एक एटम्स का कितना पार्ट आ जा रहा है, एक एटम्स का 1/3 पार्ट क्या हो जा रहा है, इस हेक्सागोन के अंदर आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग का यूनिट सेल हेक्सागोनल शेप का होगा तो एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ओनली 1/3 पार्ट, ठीक है, ओनली 1/3 पार्ट।
तो अब हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिवली, है ना, इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो कितना रहा है इस यूनिट सेल में। एक एटम्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओनली 1/3 पार्ट्स। टोटल कितना एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 एटम्स है। एक तो बीच में भी है, ये पूरा का पूरा इस हेक्सागोन के अंदर ही आ रहा है, इसको हम लोग +1 भी कर लेंगे। तो कितना आ जा रहा है बताइए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जा रहा है, 2 + 1, इसका मतलब 3 आ जा रहा है। अगर हम लोग का यूनिट सेल कैसा होगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, 3 आएगा। क्या ये पता चला बताइए, नहीं पता चला तो फिर से बताएंगे। Yes, sir. क्या नामिका जी, आपको पता चला? है ना, तो इसमें हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितना आइटम्स हो जाएगा, 3 आइटम्स हो जाएगा। ठीक है, और इस 3 आइटम्स का एरिया कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा, क्योंकि एक एटम्स का πr² होता है, तो 3 एटम्स का 3πr² हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो हम लोग का हेक्सागोनल यूनिट सेल है, इसका भी तो एरिया फाइंड करना है। इस यूनिट सेल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, अब हम लोग ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो अब बताइए, एक हेक्सागोन में कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा था तभी, अभी हम लोग देखे थे, तो कितना हो रहा था, 6 हो रहा था। अगर हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या करते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं और उसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बताइए, इस हेक्सागोनल का एरिया आ जाएगा टोटल। Yes, sir. हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो वही हम लोग काम करेंगे, एरिया ऑफ टोटल यूनिट सेल क्या फाइंड करेंगे, तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं 3/4a² होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आ गया एरिया, 6√3r²। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक जगह हम लोग क्या किए, ए इक्वल टू कितना लिखे हुए थे। अब बताइए यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ए इक्वल टू 2r ही हो रहा है, यहाँ भी ए इक्वल टू कितना हो रहा है, 2r। देखिए ये भी r हो गया और ये भी r हो गया, और ये क्या हो गया, साइड ऑफ हेक्सागोन, है ना, तो मतलब ए इक्वल टू 2r हो गया। और तो एक जगह हम लोग क्या पुट कर दे रहे हैं, 2r। ठीक है, एक जगह 2r पुट किया तो हम लोग का वैल्यू क्या आ गया, 6√3r² आ गया, ये टोटल एरिया आ गया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब हम लोग को एफिशिएंसी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ एटम्स कितना था, 3πr²। एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, 6√3r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 ये जो 6 है 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो इसका मतलब कितना आ गया, π/2√3 इंटू 100 बाकी है अभी, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जा रहा है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ जा रहा है 90.6%, है ना, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 90.6% आ जाएगा। इसमें भी अभी क्या है, फिर भी तो ये क्या हो जा रहा है, 9.4% स्पेस अभी भी खाली बच रहा है ना, अभी भी खाली बच रहा है। तो अब बताइए सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका हो गया, है ना, अभी तक Hexagonal जितना भी closed पढ़े हैं, packing. है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी हो गया।
कितना होता है 90.6%, है ना, 90.6% होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जितना भी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड किए अभी तक, 2D वाला हो या 3D वाला हो। ये नीचे हम लोग लिखते हैं 2D, ऊपर में लिखेंगे 3D, नीचे में लिखेंगे, ऊपर में लिख दिए 2D और नीचे में लिख देते हैं 3D। 2D में हम लोग स्क्वायर वाला पढ़े हैं, स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग। इसका कितना परसेंट आया था पैकिंग एफिशिएंसी बताइए? स्क्वायर वाला का कितना आया था? 78.5. है ना, 78.5 आ गया था। हेक्सागोनल का कितना आ गया था? 90.6। 3D में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का कितना था? 52%। BCC का कितना था? 58. 60। हाँ, और FCC का कितना था? 74%, है ना। FCC का कितना हो गया? 74% हो गया। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। एक पैकिंग एफिशिएंसी और बचा हुआ है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो भी 3 डायमेंशन में बचा हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कल उसको, कल पढ़ना है या कल तो होली है, क्या है बोलिए? कल छुट्टी है या पढ़ना है? बोलिए क्या करना है? अनिमिका जी, आपको पढ़ना है या छुट्टी लेना है? सर छुट्टी है। छुट्टी है, ठीक है। फिजिक्स सब में, फिजिक्स सब का क्लास हो रहा है कि उसमें भी छुट्टी है? हाँ, ठीक है ना। अभी जहां तक पढ़े हैं उससे क्या करना है, क्वेश्चन बैंक है आप लोग के पास? नीट का क्वेश्चन बैंक है? ठीक है, अगर नहीं भी है तो हम क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी या और फिंगर टिप है ना, उसका हम आपको फोटो सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, उससे अभी जहां तक जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उससे सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, बना कर सेंड कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है, तो हम व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं उसका फोटो कॉपी। ठीक है, बना लीजिएगा। ठीक है, तब लिव करते हैं, है ना। हैप्पी होली सभी को। हैप्पी होली सर। हाँ, थैंक यू।